चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे थी। लड़की बाप को पानी का भी पूछ लिया करते हैं, माल्टे माल्टे करना शुरू हो जाती है। बगैर चाबी की गुड़िया, इधर आ मेरे पास। वशी को बुलाते अब्बा ने माल्टों से भरी थैली उसके सामने कर दी और वो खुशी से पागल हो गई। क्यों तू अपनी धी को बिगाड़ रहा है नसीरुल्लाह? जाने किसके घर जाएगी? अगर वहाँ किसी ने इसकी ख्वाहिश पूरी न की तो वबाल मचा देगी। इसे न ये आदत डाल। वशी की माँ रशीदा खातून ने इसके बाप को मना किया, लेकिन वो कहाँ सुनता था। अम्मा बस करना, एक माल्टे ही तो मांगे हैं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने हीरे लाने को कहा था अब्बा को। वशी ने नाराज होते हुए अम्मा से गिला किया और बातों ही बातों में अपनी आदत के बरक्स कुछ माल्टे अपने दुपट्टे में छुपाते सबकी नजरों से बचती अपने कमरे में चली गई। वो जितना भी छुपाती पर माँ सब देख लेती थी। उसे पता था कि वशी को माल्टे बहुत पसंद हैं। रशीदा खातून हस्बे मामूल अपने कामों में मसरूफ होती अपनी बेटी के नसीब की दुआ करने लगी। एक रात कुछ खटका सा महसूस हुआ। वशी की माँ रशीदा खातून की आंख खुली। उसने देखा वशी दुपट्टे के पल्लू में कुछ छुपाते बाथरूम में जा घुसी। अपना वहम समझते वो दोबारा सो गई, लेकिन कुछ देर के बाद जब खटका हुआ और उसकी आंख दोबारा खुली तो वशी कमरे से जाती नजर आई। रशीदा उठकर बाथरूम गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था, जैसे अभी धोया गया हो। खैर वो अपना ख्याल झटक कर दोबारा सो गई। लेकिन अगले दिन रशीदा के जहन में एक बात थी कि मेरी बेटी इतनी देर बाथरूम में क्या करती है, क्यों वो पूरा घंटा लगाकर वापस आई थी। वो आज रात का इंतजार करने लगी। आज वो थोड़ा मोहतात थी। जब सब सो गए रशीदा भी आराम करने का नाटक करने लगी। जब वशी को पक्का यकीन हो गया कि सब सो चुके हैं तो वो बात के लिए उठी। रशीदा दबे कदमों उसके पीछे गई, लेकिन आज वो थोड़ी ही देर में वापस निकल आई। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि माँ उठ गई है, सो अपना काम अधूरा छोड़कर वो जल्दी निकल आई। रशीदा को लगा खामखा मैंने अपनी बेटी पर शक किया। वो अपनी चारपाई पर आते ही नींद में उतर गई। वशी उस वक्त के इंतजार में थी। बहुत आहिस्ता से उठी, माल्टे दुपट्टे में छुपाकर बाथरूम में घुस गई। रशीदा के नखियों से ये सब देख रही थी। वो चारपाई से उठने ही लगी थी कि नसीर के खांसने की आवाज आई। साथ ही उसने आवाज दी, रशीदा मेरी दवा कहाँ रखी है, पानी भी लाकर दे। वो अपना इरादा मौखिर करके नसीर की तरफ मुतवज्जे हो गई, लेकिन अब तो उसे पक्का शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो करती क्या है बाथरूम में, वो भी माल्टों के साथ। दिन में उसने वशी से पूछा, रात को क्या छुपाकर बाथरूम में गई थी और इतनी देर बाद निकली? वशी का तो रंग फक हो गया। अम्मा कुछ नहीं छुपाया था, मैं क्यों छुपाऊंगी? तू भी अजीब बातें करती है। गर्मी लग रही थी तो नहाने गई थी। वशी ने बात बनाने की कोशिश की, पर रशीदा माँ थी, बेटी की रग रग से वाकिफ थी। उसे पता था कि कोई गड़बड़ जरूर है। वो कुछ सोचकर खामोश हो गई। रशीदा ने सोच रखा था कि आज उसका राज लाजमी पता लगाऊंगी। रात को जब वशी बाथरूम की तरफ जाने लगी, अंधेरे की वजह से उसे ठोकर लगी। दुपट्टे में से माल्टे नीचे गिर गए। उसने जल्दी से माल्टे अपने पल्लू में छुपाए और फिर वहां से बाथरूम में घुस गई। रशीदा फौरन नहीं उठी। 5 मिनट बाद उठकर बाथरूम की खिड़की के पास गई, अंदर झांकने लगी और अंदर का मंजर देखकर उसकी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। वो अपनी बेटी को ये हरकत करता नहीं देख सकती थी। मेरा नाम वशी है, मेरी उम्र 18 साल है, रंग गोरा चिट्टा, मैं बहुत खूबसूरत थी। कबायली घराने में पैदा हुई, माँ बाप की पहली औलाद, उनकी आंखों का तारा थी। मेरे मुंह से बात बात में निकलती और पूरी पहले कर दी जाती, मगर बेजान लाड प्यार से मैं बिगड़ गई थी। इसी लाड ने मुझे खुद सर बना दिया। अब मैं खुद को हूर परी समझती थी। मैं थी ही इतनी प्यारी और मासूम कि मेरी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते। मैं बड़ी हुई तो अम्मा ने मुझ पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, लेकिन मैं अब रुकने वाली नहीं थी। हमारे पड़ोस में एक नसीमा बाजी रहती थी। वो मुझे पढ़ाती थी। यहाँ पर पढ़ाई का रिवाज नहीं था। पूरे गांव में मशहूर था कि नसीमा बाजी अपने शौहर और बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। आला इखलाक की मालिक है जो बिना किसी मुआवजे के उनके बच्चों को पढ़ाती है। वो वाकई बहुत मोहब्बत करने वाली मिलनसार खातून थी। उसका शौहर भी उसकी बहुत इज्जत करता था। उनके 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। उसका मियाँ मुझे पहली नज़र में पसंद था। मैंने जब उसे देखा तो उसकी दीवानी हो गई।
वो गोरा चिट्टा शहरी बाबू था, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। देखता भी तो बच्ची समझकर जैसे बाजी देखती थी। मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मैं चाहती थी वो मुझे भी प्यार की नज़र से देखे, जैसे मैं उसे देखती थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैं जब बाजी के घर गई तो दरवाज़ा खटखटाने से जमील बाहर आया। कहने लगा, अरे वशी, तुम्हारी बाजी को तो काम आ गया, इसलिए वो मैके गई है, तो आज पढ़ाई की छुट्टी है। मुझे तो पता भी नहीं था। अच्छा हुआ कि आपने बता दिया। कहाँ गई बाजी? सुबह से गई है। अच्छा, तो फिर तो आपने खाना भी नहीं खाया होगा। हाँ, अभी तक नहीं खाया, मैं बस होटल से खाना लेने जा रहा हूँ। उसने कहा, अरे आप क्यों जाने लगे, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको बना कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों बनाओगी, मैं जा रहा हूँ, होटल पास ही तो है। नहीं ना, आप बाहर का खाना खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैंने कहा। फिर मैंने उसे बहुत ही मज़े का खाना बनाकर खिलाया। वो भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मैंने उससे ढेर सारी बातें की और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उस दिन तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो भी मर्द ज़ात था। मेरे बहकावे में आखिर आ ही गया। मैं थी भी इतनी खूबसूरत। अब मैं बाजी के घर बन सवर कर जाती, उसके आगे पीछे घूमती, उसके लिए चाय ले जाती। बाजी जब बच्चों को पढ़ा रही होती या कामों में मसरूफ होती, मैं उसकी खिदमत करती। पहले वो मना करता था, लेकिन अब उसने मना करना भी बंद कर दिया। मुझ में अब वैसे भी ज़रा हिम्मत आ गई थी। वो आखिर मुझसे कब तक बचता। इसने एक दिन कह दिया कि नसीमा को तलाक देकर वो मुझसे शादी कर लेगा और मेरे माँ बाप अगर ना माने तो मुझे शहर लेकर जाएगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई, बल्कि हवाओं में उड़ने लगी। मुझे तो अपने ख्वाबों का शहजादा मिलने वाला था। बेशक वो शादीशुदा था, लेकिन जब दिल आ जाए तो कुछ होश नहीं रहता। फिर मेरी तो उम्र कच्ची थी। हमारी मुलाकातें होने लगी। छत की दीवारें साथ थीं। जब उसकी बीवी सो जाती, मेरी अम्मी और अब्बा गहरी नींद सोते, तो हम रोजाना छत पर मिलते। लेकिन मेरी दराज तब खिंची गई जब मैं और मेरी माँ गांव में किसी जानने वाले की मैयत पर गए। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जाना पड़ा क्योंकि मैं घर पर अकेली थी। अम्मा को बोला भी कि मुझे नसीमा बाजी के घर छोड़ दे, मगर अम्मा नहीं मानी। वहाँ बैठकर बड़ी देर तिलावत की। काफ़ी देर बाद जब बाथरूम जाने की ज़रूरत हुई तो मैं डरती तो किसी से न थी, सो खुद ही बाथरूम की खोज में लग गई और यही मेरी किस्मत फूटी। मैं पहले वहाँ कभी नहीं आई थी, सो वहाँ के रास्तों से नावाकिफ थी। मैं दाएं जानिब मुड़ने की बजाय बाएं जानिब मर्दान वाले हिस्से में जा पहुंची। मैं अभी तक बेखबर थी जब किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखते मेरी चीखों का गला घोंटते हुए मुझे घसीटकर एक तारीक कमरे में बंद कर दिया। मैं एकदम से पीछे की तरफ धकेल दी गई, अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और पास ही पड़े मैट्रेस पर जा गिरी। वो मेरी जिंदगी का तारीख तरीन दिन था। मैं लुटी पुटी हालत में घर आई। मेरी तबीयत भी खराब हुई। अम्मा पूछती, लेकिन मैं टाल देती। कुछ दिन के बाद मैं इसे डरावना ख्वाब समझकर भूल गई। मेरी फिर से जमील यानी नसीमा के शौहर से मुलाकातें शुरू हो गईं। अब मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, पर मैं अम्मा को कुछ बता नहीं सकती थी। वो तो पहले ही मेरी दुश्मन थी। सो करीबी सहेली शाजिया को अपना मसला बताया। वो भी मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। वहां जाकर जो बात पता चली, मेरा तो रंग ही फक हो गया कि मैं अब क्या करूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं शाजिया के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। रो रो कर मैं बेहाल हो गई थी। मेरा बाप तो मुझे मार डालता। मैं लाडली थी, ये अलग बात थी, लेकिन हम कबायली लोग थे, इज्जत के नाम पर खुशी खुशी कत्ल कर देते थे। अम्मा को पता चलता तो वो मुझे कहीं का न छोड़ती। जमील भी मुझे कबूल न करता। फिर शाजिया मुझे अपने घर ले गई। उसके घर आते ही मैं कमरे में जाकर फिर से रोने लगी। शाजिया ने मुझे तसल्ली दी। एक बाबे का बताया जो काला इल्म रखता था। कहा कि तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारा मसला हल कर देगा, बच्चा पेट में ही मर जाएगा। मैंने हामी भर ली क्योंकि मुझे इससे छुटकारा चाहिए था। अगली सुबह अम्मा से शाजिया के घर जाने का कहकर मैं उसके साथ वीराने में बाबा के पास चली गई। बाबा ने मुझे गौर से ऊपर से नीचे तक देखा। पूछा, क्या मसला है? मुझे तो उसके घूरने से ही डर लग रहा था, लेकिन जब शाजिया ने हिम्मत बंधाई तो मैंने अपनी पूरी कहानी मन्नो अन बता दी। वो मुझे काफ़ी देर घूरता रहा, फिर मान गया, लेकिन उसने बहुत बड़ी रकम मांगी। कहा कि ये अमल बहुत महंगा है, लेकिन कामयाब है। बाबे ने कहा, मैं जैसा कहूँगा तुमने वैसा ही करना है, पहले पैसे लेकर आओ।
1 हफ्ते तक एक तावीज़ और एक मंत्र बताऊंगा, वो करना होगा। असल हाल हफ्ते बाद बताया जाएगा। घर आते ही मैंने अम्मा की सोने की अंगूठी चोरी कर ली क्योंकि मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं थे। बाबे को मैंने वो अंगूठी पेश की तो उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। उसने वो अंगूठी रकम के तौर पर कबूल कर ली। फिर मुझे एक तावीज़ दिया, कहा कि इसे पेट पर बांधना है और एक खास अमल भी करना है। कहने लगा कि मुसलसल माल्टों पर ये इस्म फूंक कर इन्हें काट कर 40 दिन अमल करना है, इससे तुम्हारा बच्चा पेट में ही मर जाएगा। मैंने ये अमल करना भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मैं और ज़्यादा वसूख से ये अमल कर रही थी, लेकिन बुरा हो मेरी किस्मत का जो मेरा साथ ना देती। मेरी माँ को इसकी भनक पड़ गई। वो भी भला कैसे, मेरी ही गलती थी। रात को जब मैं बाथरूम की तरफ जाने लगी, अंधेरे की वजह से मुझे ठोकर लगी। दुपट्टे से माल्टे नीचे गिर गए। मैंने जल्दी से माल्टे उठाते अपने पल्लू में छुपाए और यहाँ वहाँ देखते बाथरूम में घुस गई। मैं बाल्टे के रस पर वेट कर रही थी और अम्मा मुझे अपनी खिड़की से झांक कर देख रही थी। जब मैं फारिग हुई, बाथरूम के बाहर अम्मा को देखकर डरते डरते पीछे होने लगी। अम्मा ने बालों से पकड़कर कोने वाले कमरे में ले गई। बदबख्त, क्या कर रही थी अंदर? कौन सा मंत्र पढ़ रही थी? तब मैंने उसे सब सच सच बता दिया, लेकिन मैं जमील वाली बात गोल कर गई। अम्मा ने मुझे बहुत मारा। मैं मुसलसल रोते हुए अम्मा की मार खा रही थी। वो कहने लगी, तेरे जैसी औलाद से अच्छा था कि मुझे कोई औलाद ही ना होती। तुम मर क्यों नहीं गई इस हादसे के बाद? मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। मैं खामोशी से अम्मा के ताने सुनने लगी। उसने मुझसे तौबा करवाई कि दोबारा इस ढोंगी बाबा के पास नहीं जाऊंगी। अगले दिन सुबह सवेरे अम्मा मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जो बात डॉक्टर ने बताई उसे सुनकर मैं दहल गई। उसने कहा, अब बच्चा बड़ा हो गया है, ये सब नहीं हो सकता। वैसे भी ये जुर्म है, मैं नहीं कर सकती। अगर करूंगी तो तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। ये सुनकर अम्मा का भी रंग उड़ गया। उसे पता था कि अगर ये बात अब्बा को पता चल गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा बल्कि जमीन में गाड़ देगा। वो खुद भी बहुत परेशान थी। मुझे घर लेकर वापस आई। अब उसका इरादा मुझे दाई के पास लेकर जाने का था। अभी हमने घर में कदम रखा ही था कि नसीमा बाजी, जो कब से हमारे इंतजार में बैठी हुई थी, मेरी तरफ लपकी और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगी। बदजात लड़की, मैंने तुझे अपने घर रखकर नेकी की, तुझे अपने घर बुलाकर पढ़ाती रही और तू मेरा ही घर उजाड़ने पर लगी हुई थी। फिर अम्मा से बोली, तू खामोश क्यों खड़ी है? पूछ अपनी बेटी से, क्या पट्टी पढ़ाई है मेरे शौहर को जो वो मुझे तलाक देना चाहता है? मेरे 2 बच्चों के सर से बाप का साया भी छीनना चाहता है, वो भी इस बदजात के लिए। वो वशी मेरे बच्चों की तरह थी। तूने मेरे साथ ऐसा किया? मेरी अच्छाई का तूने ये सिला दिया कि मेरी ही पीठ के पीछे मेरे घर पर दाव लगाकर बैठी हुई थी। अल्लाह तुझे गारत करे। तुझ जैसी औरतें अच्छे अच्छे घरानों को उजाड़ देती हैं। और वशी की माँ, तू मेरी बात सुन ले। तेरी बेटी जरूर कोई न कोई चांद चढ़ाएगी। मैं कहती हूँ किसी को देखकर इसका निकाह पढ़ा दे, इसे चलता कर दे, वरना ये तेरी भी इज्जत रोल देगी। मेरी माँ, जो कि सख्त मिजाज थी, गांव में सब उसकी इज्जत करते थे। आज उसके पास बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं था। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ था, वरना मेरी माँ किसी को बोलने तक न देती थी। और आज अपनी बेटी के पीछे खामोश खड़ी थी। वो बोलती भी क्या? उसे मालूम था कि नसीमा सही कह रही है। एक तो वो बहुत अच्छी औरत थी जो हमें पढ़ाने का मुआवजा नहीं लेती थी, पढ़ाती भी हमारे भले ही के लिए थी कि हम कुछ सीख जाते। नसीमा मेरे बारे में बुरा भला बोलते हुए अपने घर चली गई। अम्मा को सख्ती से मना कर दिया कि अपनी इस आवारा बेटी को मेरे घर तो क्या मेरी गली भी ना आने देना। मैं तो बहुत जल्द ही यहाँ से शिफ्ट होकर शहर जाने लगी। ये अम्मी और मेरा शौहर एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे, जहाँ तेरी बेटी जैसी कोई डायन ना हो जो दूसरों के घर बर्बाद करती है। अम्मा की बर्दाश्त से सब बाहर हो गया। वो मुझे एक कमरे में ले गई, मुझे इतना मारा कि खुद ही थक हार कर बैठकर रोने लगी। कमजाद, तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज ये नसीमा आकर मुझे बातें सुनाकर गई है, कल को कोई और आकर मुझे बातें सुनाएगा। किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो मेरे आगे बोल सके, और तूने मेरी सारी मेहनत और सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तूने खुद को भी जिंदा मिट्टी में गाड़ दिया है और मुझे भी। तू मर क्यों नहीं गई? अम्मा रोते रोते धाइयां दे रही थी। मुझे एक कमरे में बंद करके वो खुद चली गई थी।
میں اپنی قسمت پر رونے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ وہ مجھے بچا لے۔ اگلی صبح اماں نے مجھے لیا اور ایک دائی کے پاس گئی، کیونکہ اب اس مسئلے کا حل یہی تھا کہ اس بچے کو گرا دیا جائے، ورنہ بیٹی کی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے بچے کو ضائع کر دیا گیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اماں مسلسل مجھے کوس رہی تھی کہ تیرے جیسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے، اور وہ صحیح بھی کہہ رہی تھی۔ میں ان کی نالائق اولاد تھی۔ نسیمہ باجی جو میرے ساتھ نیکی کر رہی تھی، مجھے پڑھا کر میں اسی کا گھر اجاڑ رہی تھی۔ اس کی نیکی کا کیا صلہ دیا میں نے؟ میرے جیسی بیٹیوں کو تو مر ہی جانا چاہیے۔ ماں باپ کی عزت خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کچھ دن کے بعد میری طبیعت میں تھوڑا سدھار آیا تو اماں نے اپنے دور کے کزن جس کی عمر زیادہ تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے، بیوی مر چکی تھی، اس سے میری شادی کر دی۔ باپ نے منع بھی کیا، لیکن میری ماں بہت سخت تھی، اور اب تو ویسے بھی مجھے کوئی نہ اپناتا۔ اب میں اس شخص کے بچے پال رہی ہوں، کیونکہ جو بچہ گراتے ہوئے پیچیدگیاں ہوئی تھیں اس کے باعث میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کیا میرا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یا پھر مجھے مر جانا چاہیے تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں